हाय दोस्तों, दैनिक क्लासेस सोनभद्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आ चुके हैं फिर से मोहित, फिर से पढ़ाने स्ट्रक्चर ऑफ सेल में जो है कि कितने कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में जो कि उसे एक कंपोनेंट्स है जो कि इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम है। रेडिकुलम के बारे में देखते हैं, क्या है उसमें, कितने भागों में डिवाइड है, उसमें क्या क्या आते हैं, किस तरीके का होता है, किस तरीके का वो बिहेवियर करता है, किस तरीके से वो रखता है अपने अंदर, उसके बारे में देखते हैं। उसमें स्टार इसको इसलिए बनाए कि इसमें जो कि दो आते हैं तो इसमें बाद में बताएंगे कौन कौन से हैं। इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। द इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम इज इन सेंस द ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन जो ट्रांसपोर्ट करता है वो सिस्टम वो अपने अंदर गुण रखता है ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल आप जानते होंगे, एंड हैज मेनी अदर इंपॉर्टेंट फंक्शन, यानी कि उसके अलावा भी अदर इंपॉर्टेंट फंक्शन भी रखता है, सच एज ए प्रोटीन फोल्डिंग, यानी कि इसको जो प्रोटीन के फोल्डिंग बोलते हैं, संग्रहालय जिसे बोलते हैं, इस तरीके से ट्रांसपोर्ट भी करता है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी इसके अंदर है, यूकैरियोटिक सेल भी है इसके अंदर, और जो है कि इंपॉर्टेंट ऑफ फंक्शन, यानी कि जो ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काम कर रहा है इसी को बता रहा है इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में। और सच एज प्रोटीन फोल्डर, यानी कि प्रोटीन का जो कि संग्रहालय है। और दूसरे पॉइंट में बात करेंगे, इट इज ए टाइप ऑफ ऑर्गेनल्स मेड ऑफ, यानी कि इस जो है कि ये दो टाइप्स के ऑर्गेनल्स के मेड करता है, यानी कि दो तरीके के बनाता है। अप टू सब यूनिट्स, यानी कि उसके जो इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम है वो जो है कि दो सब यूनिट्स हैं, उसके सब यूनिट्स यानी दो प्रकार के होते हैं, उसके अंतर्गत आते हैं। पहला में जो है कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, दूसरा जो है कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। अगर इसमें बात किया जाए तो इतना जो है कि इतना इसका जो है कि ये सब लिख सकते हैं। किस में लिखेंगे? डिफिनेशन में इतना लिख सकते हैं। लिखने के बाद अब ये इसमें तो शॉर्ट तरीके से हो गया, लेकिन इसको जो है कि लॉन्ग तरीके से लिखना है, इन दोनों को, तब जाके आपका जो है कि इतना टॉपिक कंप्लीट हो पाएगा। चलिए दोस्तों, दो भागों में मैंने बांट दिया था, आप लोगों ने जान लिया दो भागों में क्या क्या होते हैं। उसमें जो है कि पहला जो भाग है रफ इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, उसमें जो 5वें नंबर की मेरा टॉपिक है, चैप्टर से लेके 5वें नंबर का टॉपिक है। उसमें जो है कि पहला पॉइंट वाइज तरीके से समझते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि और लिखने में भी आसानी रहती है और समझने में भी और जो याद करने में भी। इसमें बहुत ढेर सारे फायदे निकल के आते हैं पॉइंट वाइज लिखने में। पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं, इन सम केस एंजाइम अटैचेज द प्रोटीन, यानी कि जो उनके एंजाइम्स होते हैं वो जो कि अटैच कंबाइंड जुड़े हुए होते हैं प्रोटीन से। किससे? अटैचेड द प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन से जो है कि जुड़े हुए होते हैं टू द कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम ग्लाइकोप्रोटीन से। इसमें जो है कि कार्बोहाइड्रेट्स टू फ्रॉम ग्लाइकोप्रोटीन, यानी कि जो कि उससे जो है कि कॉम्बिनेशन करके बदलाव करते हैं एक दूसरे से। उससे ट्रांसपेरेंट, जिसे एक दूसरे से बदलना बोलते हैं इसको। इससे जो है कि इससे कॉम्बिनेशन करके थोड़े से उसमें स्ट्रक्चर में उसके चेंजेस आ जाते हैं। और दूसरे पॉइंट की अगर बात की जाए तो इन अदर केस कैम एंजाइम अटैचेस टू द प्रोटीन्स टू फास्फोलिपिड। इसमें बता रहा है कि अटैचेड तो है, लेकिन उसमें होते क्या क्या होते हैं? फास्फोलिपिड आल्सो सिंथेसिस, यानी कि जो आल्सो होते हैं सब होते हैं वो सिंथेसिस मतलब कि वो खुद का निर्माण करते हैं, जो पुनर्निर्माण। और बाय रफ इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, यानी कि वो जो कि खुद से सिंथेसिस करके वो खुद से बना सकते हैं, एक दूसरे में बदल सकते हैं जरूरत के हिसाब से। इतना अगर याद करते हैं तो इतना लिख देंगे तो हो जाएगा। उसके बाद जो है कि तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, ऑर्गेनल्स प्रोटीन ईआर, यानी कि जो ईआर होते हैं प्रोटीन्स के जो ईआर होते हैं, और
सिंथेसिस करके ग्लाइकोलिपिड एंड फास्फोलिपिड का निर्माण भी करते हैं, जो कि सिंथेसिस करते हैं। और वो उसमें क्या है, इसमें जो है कि एक्सचेंज कर रहे थे, जैसे बदल रहे थे, और इसमें क्या हो कि निर्माण भी कर रहे हैं, निर्माण भी करते हैं, करने के बाद जो है कि अपने हिसाब से जो है मौजूद भी रहते हैं। इस तरीके से इतना जो है कि ये तीसरे नंबर के पॉइंट में इतना पूरा लिखना है आपको, और दूसरे में इतना पूरा लिखना है। उसके बाद जो पहला है इसको भी पूरा लिखना है आपको इतने में। तो अब चलते हैं छठवें नंबर में, जो है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जानते हैं क्या होता है। स्मूथ, जैसे 6 नंबर पे हम लोग बात करेंगे आज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक्सटेंस माने फैली हुई, यानी कि फैला हुआ, फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि वो जो एक्सटेंस माने पूरा फैला हुआ है, वो रफ एंडोप्लाज्मिक पूरा सेल में फैला हुआ है। और टू फ्रॉम ए नेटवर्क, यानी कि उसके जो फैले हुए एक पूरे जालिका जिसे बोलते हैं जाल, पूरा नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि उसके जो नेटवर्क है, जाल है पूरा, वो मेम्ब्रेन के बने हुए हैं। जैसे पहला पॉइंट में इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। दूसरे पॉइंट में अगर देखते हैं ट्यूबुलर, ट्यूबुलर का मतलब क्या होता है, अनलाइक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ट्यूबुलर मतलब समझ पा रहे हैं, ट्यूबुलर एक नली ट्यूबलर, इस तरीके से डिवाइड करके पढ़ेंगे, ट्यूबलर यानी कि नली। वो एक नली को क्यों लाइक करता है, वो जो कि फास्फोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन्स जो होते हैं उसको जो ट्रांसफर कर सकता है बड़ी आसानी तरीके से एक जगह दूसरे जगह पे। तो इसके लिए लाइक इस तरीके से, दूसरा पॉइंट इस तरीके से लिख सकते हैं। तीसरे पॉइंट में अगर बात की जाए, डज नॉट हैव राइबोसोम, यानी कि उसमें राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं, यानी उसके अंदर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि उसके जो, जैसे मान लीजिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद इसके जो एक ऐसे ऐसे होता है, इसके जो बाहरी होते हैं इस तरीके से, इसमें जो है कि राइबोसोम्स नहीं होते हैं। इसके सेल के अंदर तो होते हैं, लेकिन इसके बाहरी परत में चिपके हुए नहीं होते हैं, कहने का मतलब ये था। तो सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के जो सरफेस मतलब समझ रहे हैं, सरफेस मतलब सबसे ऊपरी बाहरी बोल सकते हैं। जैसे हम लोग सरफेस पे खड़े हैं इस तरीके से समझिए। उसके थोड़ा सा शॉर्ट में तरीके से समझते हैं। फंक्शन क्या होता है, सिंथेसाइज, यानी कि फैटी एसिड जो कि वो सिंथेसाइज करके, मतलब कि वो स्वयं निर्माण कर सकता है, सिंथेसाइज अपने से मेकर है, वो बना सकता है, सिंथेसाइज बोलते हैं उसको। इनएक्टिवेटेड, यानी कि अगर दूसरे पॉइंट में बात किया जाए, इनएक्टिवेटेड यानी कि जो उसमें एक्टिव नहीं रहते, यानी सक्रिय नहीं, निष्क्रिय तरीके से। एंड और पोटेंशियली हार्मफुल सबस्टेंस, यानी कि उसको जो है कि पोटेंशियली हार्मफुल जो होते हैं सबस्टेंस, पदार्थ होते हैं, उनको जो है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने की उसमें कैपेबिलिटी होती है। इसमें लिख सकते हैं प्रोटेक्ट ऑन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इसमें और ऐड कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर आप सेल में जो है कि सेल पढ़ रहे हैं, सेल में जो है कितने कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स की संख्या जो है कि 7 हो गई है। 7वें नंबर पे जो है कि पढ़ते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स को, जो कि गोल्जी ऑपरेटर से भी बोलते हैं, 2 नाम से जाना जाता है। इसमें पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है इट इज एन ऑर्गेनल्स नियर द न्यूक्लियस, यानी कि उसके जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो नियर द न्यूक्लियर के आसपास ही होते हैं। इस तरीके से एक पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं। और दूसरा पॉइंट कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल विच इज एसोसिएटेड विथ द ट्यूबुलर, यानी कि इसको क्या बोल रहा है, कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल, यानी बाहरी बोल सकते हैं। और इसमें विच इज एसोसिएटेड विद द ट्यूबुलर, यानी कि ट्यूबुलर यानी कि नली होती है, वो नली के तरीके से एसोसिएट मतलब कनेक्टेड रहते हैं। और अगले पॉइंट की बात की जाए तो इट इज फाउंड इन द यूकैरियोटिक, यानी कि उसको जो है कि फाउंड करता है
यूकैरियोटिक को, यूकैरियोटिक। और उसमें जो है कि एग्जाम्पल देना चाहेंगे तो सेल एग्जाम्पल में एग्जाम्पल मैं लिखता तो आप लोग नहीं समझ पाते, इसलिए सेल एग्जाम्पल में हम लोग देंगे आरबीसी गॉल्जी बॉडी, यानी कि जो उसमें आरबीसी होते हैं, गॉल्जी बॉडी होते हैं, कंसिस्ट ऑफ द सीरीज ऑफ, एक सीरियल तरीके से होते हैं, कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ द अटैचेड, यानी कि उसमें सीरीज तरीके से लगे भी होते हैं और जो एक दूसरे से अटैच्ड भी होते हैं, मतलब समझ में जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन, यानी कि जो उसके स्ट्रक्चर होते हैं वो सीरीज वाइज से जुड़े हुए होते हैं, अटैच होते हैं। और यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन, और यहाँ पर डैश लगा हुआ है वेसल्स, उसके जो वेसल्स होते हैं वो भी अटैच्ड होते हैं। और अगले पॉइंट की अगर बात की जाए तो दे आर सच लाइक स्ट्रक्चर कंटेन सेकेंडरी ग्रेनुअल्स, ग्रेनुअल्स मतलब कि कणिकाएं, लिख लीजिए कणिकाओं बोल सकते हैं, कणिकाएं बोल सकते हैं। ग्रेनुअल्स इसको फिर से बताते हैं, दे आर सच लाइक स्ट्रक्चर कंटेन सेकेंडरी ऑर्गेनल्स, यानी कि ग्रेनुअल्स जो ऑर्गेनल्स, ग्रेनुअल्स दोनों अलग अलग है, यहाँ ग्रेनुअल्स है जो कणिकाएं होती हैं, तो ग्रेनुअल्स जो है सेकेंडरी होते हैं, यानी कि दूसरी। और अगले पॉइंट की बात किया, व्हेन नीडेड मूव टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि जो कि उसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं वो जो कि मूव हो सकते हैं दूसरे जगह। और थ्रू विच प्रोटीन आर एक्सपोर्टेड, यानी कि जो उसके प्रोटीन होते हैं वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तरीके से एक दूसरे से ट्रांसफर हो सकते हैं। और मूवमेंट यानी कि एक दूसरे से गति कर सकते हैं, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे मैंने पहले ही बता चुका है, एक जो होता है जैसे सेल हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ए हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है कि एक प्रोटीन की बनी होती है, इसी में वही बता रहा है कि मूव टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन ग्रोथ विच प्रोटीन, यानी कि जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही मतलब पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है कि पूरी प्रोटीन से बनी होती है, इस तरीके से समझ सकते हैं। और प्रोटीन आर एक्सपोर्टेड, यानी कि जो एक्सपोर्ट करता है एक दूसरे से जगह वो ट्रांसफर कर देता है। दोस्तों अब चलते हैं, जैसा कि हम लोगों ने गॉल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ लिया है, जान लिया है क्या होते हैं, उसके बारे में शॉर्ट तरीके से उसके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। उसमें फंक्शन क्या दिया है, फंक्शन सेक्रेशन गॉल्जी कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विथ सेक्रेटरी ऑफ सेल, इसमें क्या होता है, सेक्रेशन माने स्राव, सेक्रेशन मतलब स्राव होता है। और गॉल्जी कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड, यानी कि इसका जुड़ना, संबंध बोल सकते हैं। और ऐसे गूगल पे सर्च करेंगे तो संबंध तरीके से दिया है विथ सेक्रेटरी, यानी कि सेक्रेटरी ऑफ सेल, इस तरीके से सेक्रेटरी माने कि सचिव, उसके जो मुख्य सचिव को मुख्य बोल सकते हैं, मुख्य जो कि आप सेल के जो मुख्य होते हैं जो कि गॉल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसमें जो कि सेक्रेशन स्राव होते हैं। और दूसरे पॉइंट में हम बात करेंगे गॉल्जी कॉम्प्लेक्स प्ले ऑन इम्पोर्टेंट रोल, यानी कि जो कि गॉल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं वो सेल में जो कि इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं इन द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि मैंने पहले भी बता चुका है कि मतलब जो कि सिंथेसिस वो कार्बोहाइड्रेट्स का कर सकते हैं कंपोनेंट्स, यानी कि कंपोनेंट्स उसके जो कार्बोहाइड्रेट्स के जो पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उसको जो है कि सिंथेसिस वो कर सकता है। इसको अलग तरीके से लिख सकते हैं ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि इसको जो कंपोनेंट्स होते हैं और ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कंपोनेंट्स में जैसे कंपोनेंट्स होते हैं 1 2 3 4 कितने कंपोनेंट्स होते हैं, उसी में से एक जो है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं। उसके जैसे गॉल्जी कॉम्प्लेक्स हो गए, मान लीजिए कि एक गॉल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, तो इसमें जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ पार्ट जैसे हम लोग सेल में पढ़ रहे थे, बाहरी जो है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, तो इसमें गॉल्जी कॉम्प्लेक्स में मेम्ब्रेन उपस्थित होते हैं। और लास्ट पॉइंट की अगर शॉर्ट में बात किया जाए तो इस तरीके से लिख सकते हैं लाइसोसोम फॉर्मेशन, जो है कि
गाल्जी कॉम्प्लेक्स जो है कि लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। तो अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जो है कि शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।